उस दिन मैं अपने पति के साथ बाजार गई थी। मैं बहुत दिनों से बाजार जाना चाहती थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। आज रविवार था, पति भी घर पर थे, तो नाश्ता करने के बाद हम लोग बाजार आ गए। अभी मैं कुछ चीजें देख ही रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक एक साधु बाबा मेरे पास आ गए और मेरा पल्लू पकड़कर बोले, तुम तो वही हो ना। ये सुनकर मैं दंग रह गई। तभी वहां मेरे पाँव पकड़कर बोले, देवी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारिए। यह कहकर वो खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगा। यह देखकर मैं डर गई और तुरंत अपने पति का हाथ खींचकर बोली, राहुल चलिए घर चलते हैं। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं आई हूँ तो अपनी शॉपिंग करके ही घर चलूँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं वहां रुक नहीं सकती थी और ना ही अब मैं शांति से शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए मैं उन्हें लेकर कार में बैठ गई और बिना शॉपिंग किए घर वापस लौट आई। अगले दिन मैं उसी पागल साधु बाबा के बारे में सोचती रही थी। तभी नौकरानी ने आकर मुझसे कहा कि मैम साहब बाहर कोई आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। मैंने आश्चर्य से पूछा, मुझसे? कौन है? चलो मैं देखती हूँ। मैं दुपट्टा ओढ़ कर जैसे ही बाहर गई तो यह देखकर दंग रह गई कि वही साधु बाबा दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसी वक्त गेट बंद कर दिया और मैं तुरंत अंदर भाग गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं यह सोचकर चिंतित थी कि मैं घर पर अकेली थी, लेकिन अब वह रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता और कभी-कभी दरवाजा खटखटाता था और कहता, बाबा की बात सुन लो। लेकिन मैं गेट नहीं खोलती थी। उसकी बात सुनना तो दूर की बात थी, मैं उसे अपने घर के बाहर बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। डर के मारे अचानक से आँख खुल जाती और दोबारा सोने की कोशिश में रात गुजर जाती थी। नींद पूरी न होने की वजह से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। इसी तरह कई दिन बीत गया। मैं सोचती रहती कि आखिर में यह साधु बाबा मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैं तो इसको जानती तक नहीं थी। उस दिन मैंने इसे पहली बार बाजार में ही तो देखा था। एक दिन मैंने तंग आकर अपने पति को बता दिया, राहुल, आपको वह साधु बाबा याद है ना? कौन से साधु बाबा? रमेश ने नाश्ता करते हुए कहा था। वही जो उस दिन बाजार में मिला था, अजीब पागल सा। अच्छा, वह पागल जिसके डर के मारे तुमने शॉपिंग ही नहीं की और वापस घर आ गई थी? उन्होंने याद करके हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी भी उसका डर लग रहा है? इस घटना को तो काफी समय हो गया है। फिर मैंने उन्हें बताया, साधु बाबा हर दिन हमारे घर के चक्कर लगाता है और बार बार यही कहता है कि वह मुझसे कोई बात करना चाहता है। अच्छा, उन्होंने हैरानी से बोला, अजीब बात है भाई, और साधु बाबा को भला तुमसे क्या बात करनी है? यही तो मैं भी सोचती हूँ कि आखिर में उसको मुझसे क्या काम होगा। फिर एक दिन मैंने उस साधु बाबा को राहुल की मौजूदगी में अंदर बुला लिया और जब वह अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नजर उस साधु बाबा के कपड़ों में छुपे उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर वह चीज बंधी हुई थी, जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। मेरे कॉलेज के दिनों से ही मैं एक बहुत ही सीधी-सादी और साधारण सी लड़की थी। मुझे अच्छे-बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मौज-मस्ती में रहती, कॉलेज से सीधे घर आती थी और घर से सीधे कॉलेज। घर आकर खाना खाकर सो जाती, तो रात का खाना बनाने के वक़्त माँ का हाथ बटाती। मैं अपने घर की इकलौती बच्ची थी और इसीलिए मेरे माँ-बाप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मुझे अच्छी एजुकेशन दिलाकर एक कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। लेकिन मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मेरे माता-पिता तो मुझे पढ़ाना ही था, इसलिए मेहनत करके मैं पास हो जाती थी। इसी तरह मेरे दिन बीत रहे थे कि तभी एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी तो एक लड़का खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और वहाँ से निकल गई। अगले दिन वही लड़का फिर से रास्ते में खड़ा नज़र आया। मैंने देखा वह देखने में ठीक-ठाक था। मेरी तरफ भी देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वह लड़का रोज़ वही खड़ा दिखता था। मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। कहता तो कुछ नहीं था क्योंकि मेरी सहेली भी मेरे साथ होती थी। एक दिन कॉलेज में अचानक ही मेरी तबीयत खराब होने लगी, जिसकी वजह से मैं जल्दी ही घर के लिए निकल गई। घर ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए मैं पैदल ही आया-जाया करती थी। वह लड़का कॉलेज से थोड़ी दूर खड़ा मुझे नज़र आया। मैं आगे बढ़ती गई। उसने मुझे अकेले आते देखकर रोका और बोला, सुनो। मैं रुक गई। मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है और कौन हो तुम? और रोज़ मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो?
वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए। मैं डर गई। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अंजलि। मैं हैरान हो गई। वह तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है। मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वह बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यार का जवाब तुम भी प्यार से दो। यह सुनकर मैं रुकी नहीं, कहीं कोई देख न ले। मैं चलने लगी। वह पुकारता ही रह गया, लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचने के बाद मैंने दवाई ली और सो गई। रात को मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो मैं उसी लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम संजीव बताया था। उसके बारे में सोचते हुए मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब किसी लड़के को मुझ में इतनी दिलचस्पी थी। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर वह रोज़ ही रास्ते में मुस्कुराते हुए मिलता और इशारों में नमस्कार करता और मैं शर्मा जाती। कुछ दिनों के बाद वह मुझे खत देने लगा और मैं घर जाकर उसके खत पढ़ती, फिर उन्हें छुपाकर रख देती। फिर मैं भी उसके खत का जवाब लिखकर देने लगी। मैं उसे पसंद करने लगी थी। हाँ, मैं उससे प्यार करने लगी थी। पहले प्यार का ये एहसास था कि मुझे पूरा दिन उसी की यादों में डुबाकर रखता था। हम रोज़ रास्ते में एक-दूसरे को देखते थे और खतों के ज़रिए बातचीत करते थे। एक दिन उसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत ही लिखते रहेंगे। अब मिलो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसे जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन यह संभव नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। उसने लिखा, तुम कॉलेज आना और वहां से मेरे साथ चलना, फिर मैं छुट्टी के वक्त तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए निकली तो वह कॉलेज के पास अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर-उधर देखा और उसी बाइक पर बैठ गई। वहाँ मुझे एक गार्डन में ले गया। वहाँ मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे किए, बहुत कस्में खाई और कहा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकता। उसकी हमारे प्यार के प्रति गंभीरता को देखकर मुझे खुद से जलन होने लगी। मैंने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतनी हद तक प्यार भी कर सकता है। और एक दिन वह मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं डर गई और बोली, संजीव, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वह बोला, तुम अंदर तो चलो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। एक छोटा-सा एक कमरे का फ्लैट था, जहाँ वह मुझे लेकर आया था। उसने मुझे प्यार भरी और लगावत भरी नज़रों से देखा, देखते हुए कहा, बहुत जल्द अपने परिवार वालों को तुम्हारे घर भेजूँगा। और फिर मैं भी उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर उसकी हो गई, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत चूर हो गई थी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई कि यह मैंने क्या कर दिया। मैं किसी से इस हद तक प्यार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अगले दिन संजीव ने मुझे फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा शरीर बेजान-सा हो रहा था। एक दिन मुझे कॉलेज में चक्कर आ गए, तो मेरी सहेली मुझे जबरन पास के क्लिनिक में ले गई, जहाँ मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे पति का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहिबा, यह तो कुँवारी है, शादीशुदा नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और पूछा, फिर यह बच्चा किसका है? बच्चा? मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। यह सुनकर मुझे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर क्या कह रही थी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली प्राची मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी हालत देखकर उसने मुझसे और कुछ नहीं पूछा और मुझे दिलासा देते हुए बोली, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, इस राज को राज ही रखूँगी। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे कोई सवाल-जवाब करूँ। उसने मुझे घर पर छोड़ा और चली गई। जब मैं घर पहुँची तो अपने बिस्तर पर गिरकर बहुत रोने लगी। यह क्या हुआ? मुझसे अब मैं क्या करूँ? कैसे मुँह दिखाऊँगी दुनिया को? अपने घर वालों से क्या कहूँगी? तो इस वजह से इतने दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। वह सोच-सोच कर मेरा सर फट रहा था। अब आगे क्या होने वाला है? अगले दिन मैं संजीव से मिली और उसे सारी बात बताई। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्दी अपने घर वालों को भेजूँगा। तुम अपने घर पर बात करो और अगर नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। वह फिर से मुझे सपना दिखाने लगा। उस दिन मैंने अपनी सहेली को कॉलेज में सब कुछ बता दिया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और हम छुप-छुप कर मिलने लगे थे।
और यह बच्चा भी उसी का है। अब बताओ मैं क्या करूं? वह कहने लगी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। बस उस लड़के से कहो कि वह जल्द से जल्द तुमसे शादी कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अभी इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता। अगर कुछ महीने बीत गए तो छिपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि उसने अपने घर वालों को भेजने को कहा है। आज मैं अपने घर पर बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वह लोग रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। माँ को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, अब तुम खुद लड़का पसंद करोगी? यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। खबरदार जो वहां से कोई आया, मना कर दो उन्हें। अभी तो तुम्हें पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समय आते ही हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो माँ बोली, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती? अगले दिन मैंने संजीव को बताया तो वह सोचते हुए बोला, अब भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम पेट से ना होती तो इंतजार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। तुम ऐसा करो, आज रात अपना जरूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर सुबह कोर्ट में शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती? मजबूरी वैसे भी मेरी किस्मत बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना जरूरी सामान एक छोटे से बैग में रखा और सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से बाहर निकल आई। बाहर नुक्कड़ पर संजीव बाइक लिए मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल गई। दूर एक बंगले के पास उसने अपनी बाइक रोक दी और मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने पूछा कि यह किसका घर है? वह बोला कि यह एक मेरे दोस्त का घर है। हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं घबराते हुए अंदर दाखिल हो गई। वहां और भी लड़कियां थी और भी मर्द मौजूद थे। गलियारे से गुजरने के बाद वह मुझे एक ड्राइंग रूम जैसे कमरे में ले आया और वहां एक उम्रदराज औरत चारपाई पर बैठकर पान चबा रही थी। मुझे देखते ही बोली, संजीव ले आए लड़की? संजीव ने कमीनापन से मेरी तरफ देखते हुए बोला, हाँ देख लो, अच्छी है बहुत। मेरे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान परेशान होकर खड़ी थी। कभी उस औरत को तो कभी संजीव को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, संजीव यह सब क्या है? और तुम इस औरत से किस चीज के पैसे ले रहे हो? संजीव ने पैसे लिया और बात किए बिना ही चलता बना। मैं उसके पीछे भागी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। वह औरत उठी और बोली, वह तुम्हें बेचने आया था। ये सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। मैंने ना में अपना सर हिलाया तो वह औरत बोली, तुम्हारा सौदा करके वो चला गया है और अब तुम मेरे कोठे की रौनक हो। जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करोगी। साथ ही साथ में मैं अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी और अब कोठे की इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और आवाज लगाई, मुझे जाने दो। मगर उन लोगों को ऐसी आवाजें और पुकार की आदत थी। मेरी किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर मैं शांत हो गई थी। उस औरत का खास चमचा और लड़कियों का दलाल जिसका नाम छोटू था, मेरे लिए रोज खाना पानी देकर जाता और समझाता, जिद मत कर, बात मान ले। कमला ताई की, वह कभी कभी मुझे मारता भी था। आज भी वह मेरे लिए खाना लाया। मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उससे कहा, मुझे बाहर आने दो भैया, मेरा दम घुट रहा है। जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही करूंगी। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और खाना खाने के बाद मुझे बाहर लेकर आ गया। कमला ताई भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की को बुलाया जिसका नाम सुशीला था। उससे कहा कि अंजलि का हुलिया दुरुस्त कर, इसे सब कुछ सिखा दे। खाने पीने का ख्याल रखा कर इसका, यह पेट से है। सुशीला बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिनों में मेरी उससे दोस्ती हो गई। वह भी मेरी तरह हालत का शिकार होकर यहाँ पहुंची थी। मैंने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया था और मुझसे उसने कहा कि तुम किसी तरह से यहाँ से भाग जाओ। मैंने उससे कहा, क्या यह मुमकिन है? मेरी आंखें चमक उठी। उसने मुझसे वादा किया कि वह इस कोठे पर मुझे उसकी तरह बाजारू औरत नहीं बनने देगी। वह मौका देखकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन छोटू के होते हुए यह कैसे संभव हो सकता था? लेकिन एक दिन उस कोठे पर एक नई लड़की आई थी और छोटू का सारा ध्यान उसी पर था। सुशीला ने चोरी से गेट के ताले की दूसरी चाबी पहले से ही बनवा रखी थी। देख अंजलि, आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकलना है। मैं घबराकर बोली, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? सुशीला बोली, दुनिया बहुत बड़ी है अंजलि, बस हिम्मत करनी होगी।
सहारा मिल ही जाता है। तुम्हें जहाँ भी सहारा मिलेगा वहाँ इस जगह से तो बेहतर ही होगा। सुशीला बोली। मैंने सिर हिलाते हुए उसकी बात को मान लिया। ये वो जगह थी जहाँ रात को दिन होता था और सुबह सभी लोग थक हार कर सो जाते थे कुछ घंटों के लिए। यहाँ से रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए सुशीला ने मुझे सुबह सुबह यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाया। जब सब सो रहे होते थे, मैंने अपना सामान उठाया और दबे पांव सुशीला के साथ मैं गेट तक आ गई। इधर-उधर देखते हुए सुशीला ने ताला खोला और मुझे गले से लगा लिया और मुझे वहां से बाहर निकलने के लिए कहा। सुशीला, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। ये कहकर मैं वहां से भाग निकली। सुशीला ने फिर से ताला लगा दिया। सुशीला ने ये कहते हुए मुझे कुछ पैसे भी दिए कि तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं रिक्शे में बैठकर उसे पता बताकर उसी डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर साहिबा भी अपना दवा खाने पर पहुंच गई। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अबॉर्शन करवाने आई हूँ। वह मेरी सारी हकीकत सुनने के बाद बोली, यह गुनाह का काम मैं नहीं करूंगी, और मुझे अपने घर लेकर आ गई। वह बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी। मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई राहुल से कर दी, सब कुछ जानते हुए भी, और कहा कि राहुल को अपने अतीत के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताना। मैं सब संभाल लूंगी। मैं बहुत खुश थी। मैंने राहुल को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक भी नहीं बताया कि यह बच्चा उसका नहीं है। उनके हिसाब से मैंने 7वें महीने में बच्चों को जन्म दिया था। वह बहुत अच्छे इंसान थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा बेटा अब 1 साल का हो चुका था और आज मेरी जिंदगी में अचानक ही ये साधु बाबा पता नहीं कहाँ से आ गए थे। उस दिन मैंने सोचा कि इस साधु बाबा को राहुल के सामने बुला कर लूं, मालूम तो पड़े कि आखिर ये मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैंने गेट खोला, उसे अंदर आने के लिए कह दिया। जब वह अंदर आया तो मेरी नज़र कपड़े में छुपे उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर वही घुंघरू की पट्टी बंधी थी जो छोटू के हाथ पर बंधी होती थी। मेरा दिल तो मानो धड़कना ही भूल गया था, यह जानकर कि यह कमीना कोई साधु बाबा नहीं बल्कि साधु बाबा के भेष में छोटू है। राहुल ने उससे पूछा कि क्यों मेरे घर के चक्कर लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। उसने मेरी ओर देखा और बोला, मुझे मदद चाहिए। उसकी बातों से मुझे पसीना आ रहा था। वह मेरे बारे में राहुल को बताने ही वाला था। कैसी मदद? राहुल ने पूछा और इधर मैं अपने माथे पर आता पसीना पोंछे जा रही थी। वह बोला, मैं बहुत गरीब हूँ सरकार, मुझे किसी काम पर रख लो। राहुल ने कुछ पैसे देकर उसे चलता किया, यह कहकर कि काम होगा तो रख लूंगा। अगले दिन राहुल के काम पर जाते ही मैंने उससे गेट खोला और पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा कि वह कोठा मैंने छोड़ दिया है, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन हर बार वो पैसे मांगने के लिए आ जाता था। मैं पैसे बहुत बार दे चुकी थी, न देती तो वह राहुल को सब कुछ बता देता। मैं यही सोचती थी कि उससे कैसे छुटकारा पाऊं। मेरे मन में उसे मार डालने के अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसके ब्लैकमेलिंग में मैं और नहीं आऊंगी, यह सोच लिया, और अगली बार उसे पैसे नहीं दिए। वह धमकियाँ देता रहा, लेकिन अब मैं यह सोचकर उसके डर से बाहर निकल आई थी कि आखिर कब तक उसके डर से जीती रहूंगी। अगले दिन वह फिर आ गया। मुझे बताया कि राहुल को सब कुछ बता चुका हूँ कि तुम क्या हो। यह सुनकर मैं कांप उठी। मैं अपना बदला ले चुका, अब क्या करोगी? और वह यह कहकर हंसने लगा कि उसी वक्त राहुल पुलिस लेकर वहां पहुंच गए और पुलिस छोटू को गिरफ्तार करके चली गई। राहुल मेरे साथ अंदर आ गए और मैं सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वह मेरी तरफ देखते रहे। फिर बोले, अंजलि, मैं यह सब पहले दिन से ही जानता था। यह सुनकर मैंने सर उठाया तो बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हें उसकी सजा क्यों देता? तुम उस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी जिंदगी जियो। मुझे तुम्हारे अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी एक अच्छी जीवन साथी साबित हुई हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं उनकी ऋणी हो गई। उनके एहसान, उनकी मोहब्बत मेरी किसी अच्छाइयों का प्रतिफल थे। उनका जितना शुक्रिया अदा करती उतना कम था। मैंने सुकून भरी सांस लिया और राहुल के गले लग गई और सोचा, दुनिया में आज भी ऐसे अच्छे और महान लोग मौजूद हैं जैसे यह भाई बहन। लेकिन ऐसे महान लोग हर किसी को नहीं मिलते। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि जमाने की ठोकरें खाने से बच गई।
लेकिन मेरी जैसी उन तमाम लड़कियों से मैं गुजारिश करती हूँ कि जवानी में कोई ऐसी गलती ना करे जो आपके माता-पिता का सर से झुका दे और आप भी सारी ज़िंदगी में बदनाम होकर रह जाएँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।